पाठ पढ़ना, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। बायोलॉजी का 5वां पाठ है, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। नियंत्रण करने का मतलब होता है कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करके रखना, नियंत्रित करके रखना, चाहे वो अपना दिमाग हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, ठीक ना। उसके ऊपर मनुष्य जो है सबसे बुद्धिजीवी है, जरा वाला से करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और समन्वय करने का मतलब कि साझेदारी थोड़ा सा, ठीक ना। कहता है हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, हमारा शरीर कैसे मिलकर बना है ना। और वे सभी कोशिकाओं कार्य और संरचना से कैसे होती है, अलग अलग, कार्य और संरचना से क्या होता है, अलग अलग, ठीक ना। कार्य भी उसका अलग अलग, संरचना भी उसका अलग अलग। जैसे कि हमारा आंख की कोशिका है, इसका अलग संरचना होगा, इसका अलग कार्य है। कि जो आंख का कार्य वो भी कान का कार्य है, नहीं कार्य है। जो कान का कार्य वो भी मुंह का काम है, नहीं, है ना। मतलब सब का यानी कि कार्य और संरचना से कैसे है, अलग अलग, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक ना। जबकि एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक ना। और जब उत्तक होता है तो उत्तक के समूहों से मिलने से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। क्या बनते हैं, अंग। और अंग के समूह जब मिल जाते हैं तो सिस्टमेटिक मिलते हैं तो उससे अंग तंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र जब मिल जाता है सिस्टमेटिक रूप से तो एक शरीर का रचना होता है, ठीक है। यानी कि जो बड़े आकार के जो होते हैं उसमें सब अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे उसका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक ना, नियंत्रण तंत्र, ये सब अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कहते पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी प्रकार के अंग तंत्र है, आपस में मिल करके क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, समन्वय, ठीक ना। और उस पर नियंत्रण रखते हैं, कैसे रखते हैं, ठीक ना। जिस प्रकार से कंप्यूटर पर नियंत्रण रखने के लिए क्या चीज की जरूरत है, सीपीयू की, है ना, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी जीव को नियंत्रण करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, दिमाग, ब्रेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। जो कि सबसे जटिल और अच्छा रूप से समझने लायक अगर कोई के पास दिमाग है तो है कौन, मनुष्य। और खैर मनाओ कि इस बार इस जन्म में तुम लोग सब कोई मनुष्य ही हो, इसलिए नियंत्रण करना सीखो, ठीक ना। देवता कहता कचे तो नियंत्रण तो मनुष्य पर ही होता है, पौधों में भी होता है ना। विभिन्न स्तरों के जीवों में समन्वय नियंत्रण जैसे कि एक कोशिकीय में भी होता है, अमीबा में होता है, सब जैव प्रक्रिया उसमें कैसे होता है, अकेला कोशिका करता है, क्योंकि एक कोशिका है, ठीक ना। लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं होता, बहुकोशिकीय में सब चीज कैसे होता है, अलग अलग, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पौधा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पौधा में नियंत्रण और समन्वय, ठीक ना। इसमें नियंत्रण और समन्वय जंतुओं से अलग होता है, जंतु के जैसा इसमें नहीं होता है, ठीक ना। जब बीज अंकुरित होता है तो मिट्टी से बाहर आता है और इस प्रकार से पादप गति पौधा में वृद्धि को दर्शाती है। बीज जब डालते हैं तो अंकुर होकर कहाँ आता है, बाहर आता है। मूला अंकुर कहाँ जाता है, जड़ की ओर, है ना। तो उस भाग को तो नहीं देखते हैं, लेकिन प्रांग जो ऊपर की ओर आता है उसको देखते हैं तो कहते हैं कि धीरे धीरे पौधा बढ़ रहा है। जैसे कि देख रहे हो सिसोया बढ़ गया, अमरूद बढ़ गया, जमुनिया बढ़ रहा है कि नहीं, तो वृद्धि को दिखा रहा है, ठीक है। और क्या कहता है, वृद्धि प्रेरित गति, आरोही पौधे में ऐसी गति देखी जाती है जो बढ़ने वाले होते हैं हाइट तक। इतनी से भी कुछ होता है लिमिट कि ज्यादा ऊंचाई उसके बाद फिर नहीं जाएगा। हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है कि एक निश्चित लंबाई तक जाएंगे उसके बाद फिर कि बढ़ते रहेंगे, बार बार दरवाजा चेंज करने की जरूरत पड़ता है ना। फुल पैंट तो और आएगा। देखो मटर के पौधा है ना, इसका यहाँ पर प्रयोग, मटर के पौधा को जब सहारे के संपर्क में आता है तो सहारे वाला पौधा विकास कम तथा सहारे से दूर वाला पौधा विकास थोड़ा सा अधिक करता है और चारों ओर से कच्ची कर लेता है, घेर लेता है ना। जैसे कि जौन वाला तनवा को रस्सी बांध करके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो लतर में भी तो लगा कि मिर्गिटिया आ गया है, नरेटिव उसको छपा गया, लेकिन अगल बगल में से कनी मार मार के सब तुरंत आगे बढ़ जाएगा। तो हमका मुख्य उद्देश्य यही था कि बढ़ जाए, अब वही वाला बढ़ी कोई जरूरी थोड़ा ना था, है कि नहीं। यानी कि इसमें वृद्धि देखी जाती है, कैसे देखा जाता है। इसके अलावा ही पौधा अन्य प्रकार के कैसे करता है परिवर्तन, जैसे कि प्रकाश अनुवर्तन। कैसे करता है, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या है ना। तो इसमें पौधा के तना जो होता है प्रकाश की उपस्थिति की ओर खींचते जाते हैं, जैसे कि खींचते जा रहा था प्रकाश की ओर, प्रकाश अनुवर्तन देखने को मिल रहा था, है कि नहीं। प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की ओर कैसे हो रहा था, है ना। किसी गमले में पौधा रख दो, उसको बंद बॉक्स में रख दो, वहां पर से एक छेद छोड़ दो, बस पत्ता उसका कहाँ जाएगा, छेद की ओर, माने प्रकाश की ओर, क्योंकि प्रकाश वही से आ रहा है। तो इस गुण को कैसे कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, ठीक ना। और कहता है कि पौधे में रासायनिक समन्वय,
पौधे में रासायनिक समन्वय पौधे के जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करती है, ठीक ना, जिसे पादप हार्मोन के नाम से जान जाते हैं, ठीक ना। और ये उपापचयी क्रियाओं को काची करता है, नियंत्रित भी करता है। जैसे कि एक और गुण देखने को मिलता है गुरुत्वानुवर्तन, है ना। कच्चे से गुण गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति करते हैं, काची की दिशा में, और गुरुत्वाकर्षण काची करता है, नीचे की ओर गति करता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कहाँ की ओर, नीचे पर, ठीक ना। कोई भी वस्तु को ऊपर रखते हैं तो कहाँ जाता है, ऊपर छोड़ देते हैं मुक्त आकाश में तो कहाँ चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जड़ी काजी करता है, नीचे की ओर चल जाता है। लेकिन बिल्कुल एक वित्त करता है कौन, फ्लोएम या जाइलम, और जाइलम नहीं, फ्लोएम तो दोनों वित्त करता है ना। लेकिन जाइलम एकदम सबसे बिताओ, एक में सबसे ज्यादा के कर नारियल के। इस तरह से कच्चे आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण सब जगह कच्चे आता है, नीचे आता है ना। तो जड़ कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। जबकि है ना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है पौधा के तना, है गुरुत्वाकर्षण के वृद्धि। सोचो कितना शक्तिशाली होता है इसका कार्य क्षमता। पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण केवल जड़ें को खींच पाती है, तना को नहीं। अब तुम भी चाहिए एकदम बदमाश सब, ओकरो पर गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू न होगा, कहे कि हम नीचे नहीं फरेंगे ऊपर फरेंगे। देखा है सूरजमुखी में चाहे उसको सब बोलता है, बढ़तीता रहता है, हाँ, है ना। आगे के भाग में काची कहता है रासायनिक अनुवर्तन, कौन अनुवर्तन है ना, रासायनिक अनुवर्तन काची कहता है, यह गति रासायनिक उद्दीपनों के कारण होता है। परागन के समय परागकण से निकलने वाले पराग नलिकाओं के बीजांड में होने वाली गति को दर्शाता है। रासायनिक अनुवर्तन का दर्शाता है जब परागगण की क्रिया होती है, परागन की क्रिया, तो परागकण जो होते हैं एक भाग से दूसरे भाग तक, तो ई गुण को काची कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन, ठीक ना। अच्छा, और एक होता है जलानुवर्तन, काची कहता है, पौधे अंग जल की ओर वाली गति करते हैं, तो इसे काची कहते हैं, जलानुवर्तन। पौधे की जो जड़ें होती है, जैसे कि जड़ हम यहाँ पर पौधा रोपे, जल का स्रोत वहां रख दिए, ठीक ना, तो जल की ओर आकर्षित होगा, जड़ कहाँ जाएगा, इसी गुण को काची कहते हैं, जलानुवर्तन, है ना। जैसे कि यहाँ पर सूखा रख दो मरने की मट्टी में और पानी वहां पर दो, तो इसके जड़ें कुछ दिन के बाद वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस गुण को काची कहते हैं, जलानुवर्तन। आगे कहता है कि रासायनिक संगठन एवं कार्य विधि के आधार पर, है ना, हार्मोन को, पौधों में हार्मोन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। के भागों में, एक है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। कौन कौन, ऑक्सिन और क्या चीज, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सिन का क्या काम है, तो यह पौधे के शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिका कोशिका विभाजन एवं दीर्घ कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। जब पौधा प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन प्ररोह छाया वाले भाग की ओर विकसित हो जाते हैं और कोशिका दीर्घन द्वारा ये ऑक्सिन के तने में वृद्धि में विकसित फलों का उत्पादन में सहायक होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और साथ साथ कि बीज रहित फल का उत्पादन करने में मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन जिसमें ज्यादा होगा, है ना, उसका जो फल होगा उसका बीज बहुत छोटे आकार का होगा अथवा नहीं के बराबर होगा, ठीक ना, मैंने छोटे आकार वाले। यानी कि वैसे फल जिसमें बीज नहीं है या तो छोटे छोटे हैं, तो समझो कि उसमें ऑक्सिन हार्मोन काफी सहायक है ना। जैसे में कैसे हो जाएगा, केला, अंगूर, है ना, कोहड़ा, फल उतना बड़ा, बीज है ना छोटा छोटा, ठीक है, इस तरह से। और एक है जिब्रेलिन्स, कौन हार्मोन, यह वर्ग का मुख्य हार्मोन है जिब्रेलिन्स, जो जिब्रेलिन अम्ल का स्राव करता है। जिब्रेलिन्स का करता है, जिब्रेलिन अम्ल का, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना। और यह कोशिका विभाजन के स्तंभ में लंबाई वृद्धि करता है। जिब्रेलिन का करता है, पौधा की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधा की लंबाई में, तथा फल और फूलों का उत्पादन करता है, फल और फूलों का, और बीज रहित फलों का उत्पादन में ऑक्सिन की तरह कार्य करता है। मतलब कि अगर ऑक्सिन जिसमें कम है, अगर जिब्रेलिन है तो ये भी काम कोची में करेगा, बीज रहित करने में, ठीक ना। लेकिन हम लोग करते हैं अमरूद का पौधा रोप देते हैं, देखते हैं नहीं कभी उसमें ऑक्सिन कम रहा है या जिब्रेलिन कम रहा है, फल नहीं लग रहा है जी, है ना। वैज्ञानिक विधि में यही कहता है कि उसे काची कहता है, सैंपल लेकर के और जांच करके और एक पौधा को जांचे, उसके बाद सब उसी आधार पर, है ना, रोपते हैं। उसके बाद सब तरह के सबके वैक्सीन उक्सीन दे करके जिसको जो हार्मोन चाहिए उसको देते हैं, ठीक ना। एक है साइटोकाइनिन हार्मोन, कौन हार्मोन, साइटोकाइनिन। ई काची करता है, तो यह एक रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों को भ्रूण पोषण पौधों के जड़ों को संश्लेषित होता है। कहाँ संश्लेषित होता है, पौधा के जड़ में, कहाँ में, पौधा के
जड़ में, ठीक है ना। ये कोशिका द्रव का विभाजन है, मुख्य भूमिका अदा करते हैं और ये जीर्णता को रोकते हैं और पर्ण हरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते, यानी कि पत्ता को झड़ने में रोकता है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइन। पत्ता को हरा बनाने में मदद करता है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइन हार्मोन, है ना, कि हरा बन रखा है, कि हरा बनेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगा, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? पौधा युवा रहेगा, ताजा रहेगा, है ना। और कभी काफी समय तक नहीं होता, और इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजा बनी रहती है और फलों और बीजों में इसकी सांद्रता अधिक रहती है। और ताजा रहेगा, हरा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, है ना, जल का अवशोषण करेगा, फल जो होगा कैसे बनेगा? रसदार बनेगा। कैसे बनेगा? रसदार, और ताजा रहेगा, ठीक ना। और इसके बाद एक है कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। कौन सा? एब्सिसिक एसिड कैसे कहता है? यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है, माने कि लंबाई को रोकने वाला हार्मोन। कौन हार्मोन है लंबाई को रोकने वाला? एब्सिसिक एसिड। बढ़ाने वाला कौन था? जिबरेलिन, है ना। यह जिबरेलिन के प्रभाव को उलट देता है। जिबरेलिन कहता है कि बढ़ो, जिबरेलिन जो हार्मोन होगा पौधा बहुत तेजी से वृद्धि करेगा, लेकिन जौन पौधा में हार्मोन आ जाएगा एब्सिसिक एसिड तो पौधा नटघूरन हो जाएगा, बढ़वे नहीं करेगा। मार पानी देते रहो, खाली पानी देने से नहीं होगा, इसलिए पौधा को तरह तरह के कई कई दवाइयां भी दिया जाता है, ठीक ना। और यह पत्तियों को मुरझाने और विलगन करने में सहायक होता है। बिल्कुल, पत्ता को मुरझा देगा, जल्दी सड़ा देगा, कीड़ा लगा देगा, ठीक ना। और विगलन माने कि टूटने में मदद कर देगा, और कलियां के बीजों के अंकुरन को रोकता है। माने कि फूल का जो पहले वाला भाग होता है कली, कोढ़ी जिसको बोलते हैं हम लोग धातु में, है ना, लेकिन उसका कई कई लोग कुष्ठ वाला नामक बीमारी से समझ लेता है ना। तो कली से गिरा देता है कली को, और उसके साथ कुछ करता है बीज का अंकुरन को रोकता है, बीज बनने नहीं देता है, माने कि फल को बना के सड़ा देगा, ठीक ना। और क्या कहता है वाला एथिलीन हार्मोन। कौन हार्मोन? यह एक हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। कौन सी रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन हार्मोन, ठीक ना। और यह खास करके उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है, जो फूल, फल, बीज, पत्ता, जड़ों को उत्पादित करता है। और यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है, और यह विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन फल को पकाने में मदद करता है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। लेकिन ये प्रकृति रूप से पकाने वाला है ना, इसलिए इसे कौन सी कहते हैं? पकाने वाला हार्मोन। फल पकाने वाला, फल पकाने वाला हार्मोन कौन? एथिलीन, ठीक ना। लेकिन इसका उपयोग बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब कि पौधा में बहुत धीरे धीरे जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से, है ना, ये कृत्रिम रूप से पकाते हैं। उसको कैसे बोलते हैं? कार्बाइड नाम से प्रचलित है ना। वह काचे रहता है? एथिलीन के यौगिक रहता है, जो कि किसका? एथेन का, एल्केन का, माने कि एल्केन है, एल्काइन है, एल्केन का है, तेलकीन वाला का है, ठीक ना। और उसी का जो है इसको हम लोग काचे करते हैं? द्रव के रूप में विलयन मान लेते हैं, है ना, अथवा पाउडर के रूप में छोड़ देते हैं तो गैस का मान चल जाता है, और फल के बाहरी परत पर तो उसे लगता है कि हमारा पौधा का ही हार्मोन है, अब पकना शुरू कर देता है, और बाद वो कच्चे होता है, पक जाता है। खास करके बाजार में जितने मिलते हैं सब कच्चे रहते हैं उसी से, ठीक ना। वरना छोड़ दिया जाएगा, अगर आपके पेड़ में पकेगा तब तक पता चला कि आधा तो पक रहा है, तोड़े कहीं ना, एक बार तोड़ेंगे करते करते पूरा सड़ जाएगा, चाहे तो पूरा गिर गिर के नीचे दूध को रोज गिरेगा फल में से नहीं, इसलिए कच्चे में तोड़ करके उसे कार्बाइड से कच्चे करता है। ये होता है पौधों में नियंत्रण। आगे आता है जंतु में नियंत्रण। कौन में? जंतु में खास करके हम लोग को मनुष्य के बारे में पढ़ना है, कच्चे के बारे में, है ना। देखो कहता है कि जंतु में नियंत्रण में समान है। इसमें नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तंत्रिकीय नियंत्रण, एक रासायनिक नियंत्रण। एक तंत्रिकीय नियंत्रण, एक कौन सा? तंत्रिकीय नियंत्रण किसे कहते हैं? तो यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, जो उच्च श्रेणी के जंतु में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के, है ना। और इसमें जो तंत्र पाया जाता है उसे काची कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब है कि सब तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हो, जैसे कि आवेग का पता तुरंत चल, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, कांटा चुभ जाए पैर में, तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगा दिमाग में, देखो कुछ तो चुभा, है ना, तुरंत आँख के कहे देखो देखो, हाथ के कह रही बैठ के कांटा है, निकालो। वही प्रतिक्रिया इतना तेजी से होता है ना, कि हम लोग तुरंत अनुभव कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये होता है तंत्रिकीय नियंत्रण। और एक होता है रासायनिक नियंत्रण। कौन सा नियंत्रण? इसमें क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण समय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं, और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा हुआ? ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? है ना। और इसे अंतःस्रावी तंत्र भी कहते हैं, और उसको कुछ कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, ठीक ना। और इसके भाग में आता है कि तंत्रिकीय तंत्र और समन्वय। कौन सा तंत्र? ठीक है। तो देखो जंतु के शरीर में एक विशेष प्रकार के अंग होता है ना, जिसे तंत्रिकीय
कोशिका कहते हैं, यह सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका ओभम मतलब कि अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव में काचे में और पूरा जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, है ना। लेकिन मानव के शरीर में, हमने के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। तो लंबी और बड़ी में फर्क होता है, बड़ा और लंबा, है ना, इसी प्रकार से। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका और इसको कहा तंत्रिका कोशिका सबसे छोटे वाला भाग को कहा कहते हैं? न्यूरॉन से बना होता है। ये कैसे बना होता है ना। और इसका कार्य है भूख, प्यास, रोग, तृष्णा आदि को शरीर के विभिन्न भागों में से एकत्रित करना, का ना, है ना। जैसे कि भूख लग रहा है तो नियंत्रित करेगा, जाके दिमाग का सिग्नल जल्दी से कहो ना, है ना, ऑर्डर करे हाथ को कुछ दो मुंह में डालने के लिए, तो कुछ नहीं तो कलम मिल जाएगा तो कमले में चिबावित रह जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो नाखून मिल जाएगा तो नाखून में चिबावित रह जाता है। तो ये सब तू नहीं कर रहा, तुम्हारा न्यूरॉन करवा रहा है तुमको से, है कि नहीं। इस तरह से होता है कि इसका संरचना तंत्रिका कोशिका का, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि उच्च स्तरीय जंतु में तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरु रज्जु, विभिन्न प्रकार के तंत्रिका तंत्र बना होता है। किसमें? उच्च स्तरीय जंतु में। जिस जंतु में रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा उस सब में सब तंत्र रहेगा। कुत्ता में रहेगा उसमें रीढ़ की हड्डी, हाथी में तो जितना पूंछ वाला रहेगा सब में रहेगा, है ना। मनुष्य के पूंछ कभी गिर गया लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी अभी तक है। रीढ़ की हड्डी गिर गया तो रबड़ के खिलौना बन जाएगा। आगे कहता है तो मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य का देखो, मानव के मस्तिष्क अन्य कशेरुक के अपेक्षा ज्यादा विकसित है। हम लोग का भी दिमाग जो है ना, ये कच्चे है, ज्यादा विकसित है। कौन सा विकसित है ना। देखो मनुष्य का मस्तिष्क पहले जो था ना आकार में बड़ा था, आकार में कच्चे था, बड़ा था, लेकिन इसका क्षमता जो था ना एकदम बुद्धू वाला। कितना दिन के बाद आग लगाना सीखे फिर भुला जाता था। आए बापा आग किसे लगाए थे। अभी 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 कुछ कुछ गुणों देखने मिलता है। आज पाइथागोरस पर में बताओ, कल भुला जाता है तो लोग, है ना। यानी कि के दिमाग अभी वही वाला है। अभी हमने के दिमाग के आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसलिए देखना जो बुजुर्ग हो उनका कपार का आकार भी बड़ा होगा। कपार के आकार तक दिमाग का आकार भी बड़ा, है ना, है। और जितने कपार के आकार छोटा उतने दिमाग के आकार, लेकिन इसकी क्षमता सीसी कैपेसिटी जो होता है वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। कैपेसिटी जो होता है उसका क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। देखो इसका औसतन भार लगभग 1.5 किलो, जबकि आयतन कितना? 1650 मिलीलीटर। आयतन माने के पूरा एकदम द्रव में भजा, और भार माने को उसका द्रव्यमान, ठीक ना। और इसके कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया? प्रम मस्तिष्क और प्रम मस्तिष्क या सेरिब्रम, प्रम मस्तिष्क क्या, और दूसरा का डायंसोफेलोन, ठीक ना। सेरिब्रम या प्रम मस्तिष्क को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। अभी जो हम बता रहे हैं सब कहाँ जाकर सेट हो रहा होगा? सेरिब्रम। तुम लोग घर जाते जाते सेरिब्रम को कहो क्या रिफ्रेश मार दो, जा ऐसा रिफ्रेश मारा कि एकदम ट्रांस में चल गया, ट्रांस से क्या तो इस फाइल से बाहर, है तो रिफ्रेश मारना है कि ताजा हो जाए। जाके घर एक बार पढ़ लेना है, इन्हें कि रिफ्रेश के जगह पर कह देना कि डिलीट फ्रॉम डिवाइस, है कि ना। आगे कहता है कच्चे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क क्या है ना, यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। कौन सा? यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति किसमें होती है? प्रमस्तिष्क। सोचने समझने की शक्ति किसमें? और इसके साथ साथ कि स्मरण शक्ति माने याद करने की क्षमता, और फिर किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा, है ना, कि काम करे या ना करे, घृणा करने की शक्ति, प्रेम करने की शक्ति, भय की शक्ति, हर्ष माने कि खुशी, कष्ट का अनुभव, इस सब क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम। ज्यादा तक तो यही संभाल लेता है। दुख सुख चोट सब अनुभव क्या करता है? सेरिब्रम। मतलब कि अगर सेरिब्रम निकाल के फिर मार के कचूमर निकाल दे जाए और बाद सेरिब्रम डाल जाते कहते कुछ तो नहीं है, आने तक शरीर कहते बाप रे बाप बड़ी लहर दी थी, हाथवा देख के आंखें बोलती, लेकिन दिमाग कुछ कहे ना, दिमाग रहती तब ना, इसलिए कह जाए जब उसको कुछ नहीं काम करते, दिमाग नहीं है,
क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं है ना। और एक बात है डे डायेंसोफ्लोन, कुछ नाम है इसको, डायेंसोफ्लोन। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है ना। गोलार्धों के द्वारा ढका होता है। यह कम या अधिक तापमान का आभास करता है, कम या और रोने के नियंत्रण यही करता है। कौन? डायेंसोफ्लोन। ये महिलाओं में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है ना। अब पुरुषों को तो लगता है कि सूख जाता है समुद्र, नहीं रवाई ना छुट्टा रवैया आने से कलक जैसा लगता है, लेकिन लोरे लगी बरियारी लगा देना पागल। पानी रख ले रहा ना, है ना। मध्य मस्तिष्क आता है, उसके बाद वाला कौन भाग आता है? यह मस्तिष्क का स्टेम का ऊपरी भाग है। स्टेम का है ना। अनेक तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, इसमें कई समूह उपस्थित होते हैं। यह संतुलन एवं आंख का पेशियों नियंत्रित करते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? आंख के संतुलन करता है। मध्य मस्तिष्क कौन करता है? आंख के संतुलन। जबकि अग्र मस्तिष्क याद रहता है ना। अग्र मस्तिष्क वाला जहां तक जा रहा है अग्र मस्तिष्क के बाद वाला मध्य मस्तिष्क, बाद पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क, है ना। इसलिए दिमाग से थोड़ा सा। अच्छा, ताप को नियंत्रित कौन करता है? डायेंसोफ्लोन, है ना, डायेंसोफ्लोन। और रोने को नियंत्रित कौन करता है? डायेंसोफ्लोन। आएगा था इसमें कि पश्चिम मस्तिष्क, कौन मस्तिष्क? पश्चिम मस्तिष्क है ना। देखो, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं आधार भाग में मस्तिष्क का स्टेम मिलकर जो भाग बनाता है उसे कच्ची कहते हैं। पीछे वाला भाग जो रहता है उसे कच्ची कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक ना। जो कौन कौन भाग मिलकर बनता है, कौन कौन भाग? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क क्या? सेरिबेलम और सेरिब्रम एक नहीं है, दोनों कच्चे है, अलग अलग है, ठीक ना। तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक ना। तो कहता है अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों के गति इत्यादि को नियंत्रित करता है। देखो, अनुमस्तिष्क कच्चे करता है, तो अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है किसको? ऐच्छिक पेशियों को। जैसे कि हमारा हाथ जो ऐच्छिक है, चाहेंगे तो इधर घुमा दे, चाहेंगे तो इधर घुमा देंगे, है कि नहीं। लेकिन जबड़ा को ऊपर वाला भाग देखो, तो जबड़ा नीचे वाला भाग को तो ऐच्छिक में कर सकते हैं ऊपर अथवा, लेकिन ऊपर वाला भाग को नहीं ना, अनैच्छिक है। कच्चे अनैच्छिक। जैसे कि हमारा हाथ पैर ऐच्छिक है ना। दांत जो है कच्चे है, दांत को नहीं हिला सकते हैं। हाँ, दांत हिला के दिखा दो। एक जबड़ा नहीं हिला रहे हो और दांत हिलाओगे तो बाहर आएगा कि देखो, आप फिर डालोगे तो जाएगा नहीं, इसलिए अनैच्छिक हो जाएगा, ठीक है। आगे के भाग में कहता है मस्तिष्क के टर्म, कौन सा भाग है ना, इसके अंतर्गत पोन्स वेरलिया या मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। मस्तिष्क के टर्म में कौन आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो गर्दन के पास पाया जाता है, ठीक ना। अच्छा, पोन्स वेलाई का तंत्रिका तंतु से निर्मित पोन्स मेडुला अग्र भाग में स्थित होता है और श्वसन को नियंत्रित करता है। पोन्स वेरलाई को नियंत्रित करता है, यानी कि भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला भाग है। श्वसन का नियंत्रण अगर छोड़ दिया कुछ देर, सोच लो, यानी कि पोन्स वेरलाई बढ़िया से काम करे, यही अपना काची करो, ठीक ठाक रखो, ठीक ना। और एक बाद आता है कुछ मेडुला वेरलाई, कौन सा वेरलाई है ना, यह बेलनाकार की रचना होती है। कैसे रचना होती है? मस्तिष्क के पीछे सिरी से शुरू होकर के रीढ़ के हड्डी तक फैला होता है। मेडुला वेरलाई कहाँ से होता है? मस्तिष्क के पीछे शुरू होकर कहाँ तक? हड्डी तक, ठीक है। और यह कुछ हृदय स्पंदन, हृदय के धड़कना, और कच्ची रक्तचाप, श्वसन की गति, सबको कच्ची करता है, नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला वेरलाई, ठीक है। जैसे कि खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव करना, ये सभी के नियंत्रित करता है मेडुला वेरलाई, ठीक ना। और इसके बाद आता है कि मस्तिष्क का कार्य, क्या चाहता है ना। अब हम लोग मस्तिष्क को चित्र के साथ समझेंगे थोड़ा सा, ठीक ना। इसको मस्तिष्क के बारे में से पढ़ा था ना। मस्तिष्क कैसा अंग है? कोमल अंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, जरूरत है कि नहीं है, ठीक ना। तो मस्तिष्क के कार्य हम लोग को जाना था। कहता है मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? कि नियंत्रण करना, कार्य करना, नियंत्रण करना, ठीक ना। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसका कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहले आवेग ग्रहण, सबसे पहला कार्य क्या है? आवेग ग्रहण। मस्तिष्क जो है सभी संवेदी अंगों को आवेग ग्रहण करता है और मस्तिष्क में ही विश्लेषण होता है। आवेग को ग्रहण करता है और उसका विश्लेषण भी कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। विश्लेषण होने के विचार क्या किया जाए, ठीक है। और दूसरा कि ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया भी दर्शाता है, उसके अनुसार से काम भी करता है। कौन? मस्तिष्क। जो आवेग ग्रहण किया उसके अनुसार से कार्य क्या करेगा?
मस्तिष्क करेगा, ठीक ना। और तीसरा इसका कार्य है कि विभिन्न आवेग के सहस बंधन, मानी कि उसको से जितना आवेग ग्रहण किया है शरीर से, जैसे इसको देखो आवेग से एक उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लो हम लोग कलम उपयोग कर रहे हैं, है ना, और कलम खेलते खेलते उंगली में घुस गया, है ना, तो दर्द का अनुभव होगा। दर्द का अनुभव होते आवेग गया, कहाँ गया, मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क इतना जल्दी इन्फॉर्म किया कि तुरंत हम लोग के आंख के कचे देगा, प्रतिक्रिया दे कि देखो क्या हुआ, और कबाल से अगर बूटी एक में चल जाएगा तो हाथों से निकाल लगी प्रतिक्रिया देगा, यानी कि पूरा तरह से अनुक्रिया ही करेगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ सबसे प्रमुख काम है कि सूचनाओं का भंडारण, सूचनाओं का माने कि जितना भी तरह का इन्फॉर्मेशन है सबको जोड़ करके क्या रखता है, मस्तिष्क रखता है। इसलिए इसे काजी कहते हैं कि मानव का मस्तिष्क जो है चेतना और ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चेतना ज्ञान का भंडार, है ना। जिसके पास भी मस्तिष्क है उसके पास चेतना रहेगा, ज्ञान का भंडार रहेगा, ठीक ना। अब वो अपने सिलेबस के अनुसार जितना जरूरत पर उतना डाले दिमाग में, ठीक ना। और कहता है कि प्रतिवर्ती चाप, क्या कहता है, प्रतिवर्ती चाप, है ना। न्यूरॉन के आवेग संचरण का निश्चित भाग में होता है, इस पद को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। माने कि निश्चित भाग में जब न्यूरॉन जाते हैं तो उस भाग को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक ना। इसमें होता है पहला कि ग्राही अंग या रिसेप्टर, ग्राही अंग या रिसेप्टर ये त्वचा पेशियां तथा अन्य अंगों में मौजूद होते हैं और ग्राही अंग द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। माने कि क्या होता है, त्वचा महसूस होता है, ग्रहण करता है। जैसे कि कोई चीज को छूते हैं तो ठंडा या गर्म लग रहा है, क्या होता है, महसूस करता है। और फिर यह संवेदना मार्ग द्वारा आगे जाता है, जो भी उद्दीपन प्रतिक्रिया महसूस किए, बर्फ को छुए तो ठंडा लगा, को छुए तो गर्म लगा, और इस संवेद को काची करेगा, मस्तिष्क तक न्यूरॉन के माध्यम से पहुंचाएगा, ठीक ना। ऐसे इसने इवली के भाग का दिखाया है गजनी में, एकदम तुरंत हर में करंट भगवान से बात कराता है उसको। आगे कहता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जैसे कैसे काम करता है, तंत्रिका केंद्र का, यानी कि बीच में जोड़ने का, जोड़ी का हड्डी है ना, उसके अंदर रहता है। और ये संवेदना मार्ग के काज करता है, कैसे करता है, संवेदना मार्ग के कौन काम करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड। इस चित्र जो है किसका है, प्रतिवर्ती चाप का है, किसका चित्र है, प्रतिवर्ती। उसके बाद आता है प्रेरक मार्ग, कौन सा भाग आता है ना। प्रेरक मार्ग क्या है, तंत्रिका केंद्र के आगे आवेशों को न्यूरॉन द्वारा होता है, माने कि आगे भेजता है, प्रेरक करता है, प्रेरित करता है, उसे कौन कहता है, प्रेरक मार्ग कहते हैं। फिर होता है अपवाही मार्ग, कौन अंग, अभिवाही अंग। प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंग में पहुंचता है, जहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त आदेश को उचित अनुक्रिया किया जाता है। माने अभिवाही अंग में क्या होता है, उसका उचित सही क्या है, जैसे हम कोई चीज छुए ठंडा लगा तो उसका सही क्या है, वहीं पे रह दे हाथ या हटा ले, तो इसकी निश्चितता क्या करता है, अभिवाही अंग, ठीक ना। और इसके साथ भी क्या कहता है, एक होता है हार्मोन, क्या होता है, हार्मोन, ठीक ना। हार्मोन का चीज है कि ये विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, अथवा है ना विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त पौधों में कुछ विशेष प्रकार का रासायनिक संयोग द्वारा भी होता है, उसे काची कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। चाहे तो कह सकते हैं कि तरक पदार्थ होता है जो काची करता है, नियंत्रण का भी काम करता है, पाचन का भी काम करता है, ठीक ना। आगे के भाग में आता है कि ग्रंथि, जो ग्रंथि है ना, सो दो तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है। तो मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि जो इसको से तंत्र बनता है उसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है इस प्रकार से, पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, पहला कौन सी ग्रंथि है, ये कहाँ रहता है, कपाल में रहता है, कहाँ में, है ना, हड्डी में गड्ढे के महसूस रहता है, हमने लाट पर हाथ डाल के इसको महसूस कर सकते हैं। कौन सी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक ना। और यह मस्तिष्क के अंतराल के मध्य होता है और वृंत के जैसे संबंधित रहती है, इसमें भी कच रहता है, मस्तिष्क को जोड़े रहता है, कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरा बाद वाला कौन आता है, थायराइड ग्रंथि, कौन ग्रंथि, मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना, थायराइड ग्रंथि कैसे ना, द्विपिंडक, दोनों भाग में बांटा हुआ, गले के पास ही रहता है, ठीक है। यह ग्रंथि श्वास नल या ट्रैकिया के दोनों लैरिंक्स के नीचे स्थित होता है ना, यहाँ पर दोनों भाग में स्थित रहता है, कौन वाला, थायराइड ग्रंथि, है ना। और एक है पाराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में, ठीक ना, उसका चीज देखो इस प्रकार से कुछ होता है, तितली के जैसा इसका, ठीक ना। और थायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के बीच में क्या रहता है, मटर के दाने जैसा जो रहता है उसे क्या कहते हैं, पारा थायराइड ग्रंथि, यहीं पर होता है जो गर्दन के पास होता है। कहता है कि ये मटर के आवृत्ति के पालिज युक्त ग्रंथि होते हैं, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होते हैं और संयोजी उत्तक एक संपूर्ण द्वारा अलग होते हैं। कैसे होता है, थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न होता है, रहता है मन को उसके साथ ही। और कहता है कि इसके द्वारा, है ना, मन के कौन, पाराथायराइड द्वारा हार्मोन, रक्त एवं कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करते हैं। पाराथायराइड किसको नियंत्रित करता है, हार्मोन को, ठीक ना। और रक्त में कितना कैल्शियम चाहिए इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन हार्मोन,
पाराथायराइड ग्रंथि, ठीक ना, हार्मोन को भी नियंत्रित करता है और साथ साथ है कैल्शियम के मात्रा के। एगो है एड्रिनल ग्रंथि, कौन ग्रंथि, यह सुपेरियन ग्रैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं, सुपेरियन ग्रैंड, ठीक ना। और यह प्रत्येक किडनी के ऊपर रहता है, अंदर की ओर स्थित रहता है, किडनी के ऊपर अर्धकपटी अर्धगोलाकार होता है ना। वो कहाँ रहता है, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर, इसे और क्या कहते हैं, सुपेरियन ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद आता है कौन सा ग्रंथि, अग्न्याशय, कौन सा, अग्न्याशय के लैंगर हंस की दीपिकाएं। अग्न्याशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय और ड्यूडोरियम के बीच स्थित होता है। अब ड्यूडोरियम कौन सा भाग है भाई, किसका भाग है, बड़ी आंत के कि छोटी आंत के, तो छोटी आंत का भाग है, ठीक है। अग्न्याशय में विशेष प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिसे लैंगरहंस की दीपिकाएं कहते हैं, है ना। और ये अग्न्याशय ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आता है जनन ग्रंथि, कौन ग्रंथि, है ना। तो जनन ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। जनन ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, है ना, एक नर जनन ग्रंथि और एक मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि में विरेचन होता है और मादा जनन ग्रंथि में क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक ना। इसलिए अंडाशय के बारे में कहता है तो यह कई हार्मोन का स्राव करता है। यह बालिकाओं के शरीर में होता है, किसके शरीर में होता है, यानी कि मादा के शरीर में होता है, किसके शरीर में होता है। और जो विरेचन है ये किससे स्रावित होता है, एंड्रोजेंस हार्मोन स्रावित होता है। और एक किसमें पाया जाता है, नर हार्मोन, नर में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ना। ऐसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना। और यही हार्मोन का कार्य करता है तो पुरुषों में पुरुषत्व का गुण को प्रदर्शन करता था, दाढ़ी मूछे का विकास भी करता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक ना। मस्तिष्क खोपड़ी में, जो मस्तिष्क जिस खोपड़ी में रहता है उस खोपड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम, ठीक ना। इस प्रकार से यहीं पर पाठ खत्म होता है, ठीक है। आय के भाग में कुछ इसमें है कि विटामिन, विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर में बनता नहीं हो बल्कि बाहरी पदार्थ से उसको क्या कहते हैं, ग्रहण करते उसे क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं, ठीक ना। जो भी चीज खाने कर, है ना, फायदा मिलता है, निर्माण शरीर में करता है, हड्डियों का विकास करता है, रोग से प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितना प्रकार के होते हैं, एगो जल में मिले विटामिन और एगो वसा में मिले विटामिन, है ना। और ऐसा विटामिन जो जल में घुल जाता है उसे जल में मिले विटामिन कहते हैं, जैसे विटामिन बी और सी। और ऐसा विटामिन जो जल में नहीं बल्कि वसा में घुलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वसा में मिले विटामिन, जैसे कि विटामिन ए और फिर डी और फिर ई और फिर के। विटामिन के किसमें घुल जाता है, तो वसा में, ठीक ना। और यहाँ पर एक है कि कौन सा स्रोत कौन पाया जाता है, जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो दूध अंडा मछली में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तौंधी, कौन सा रोग, रक्तौंधी। और विटामिन बी इस कुछ में पाया जाता है तो चावल में, जौ में, गेहूं में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, कौन सा होता है ना। और एक है विटामिन सी, ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है और इसकी कमी से कच्चे होता है, स्कर्वी होता है अर्थात दांतों में क्षय होता है, मसूड़ा में सूजन या तो छाला उड़ा पड़ता है। इसके बाद विटामिन डी, इसके कच्चे पाया जाता है, सूरज की रोशनी में ज्यादा अधिकतर मात्रा पाया जाता है। और इसके कमी से कच्चे होता है, रिक्टेस यानी कि हड्डी कमजोर टेढ़ा पेढ़ा हो जाता है। विटामिन ई, ये बाल झड़ना इसकी कमी से होता है, ये अंकुरित बीज में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन के जो कि अंकुरित बीज में पाए जाते हैं, ठीक ना, तथा पपीता फल में पाया जाता है। और ये खून को थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक ना। तो ये था विटामिन के बारे में जानकारी। और इसके बाद फिर आता है अगला चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत।